गे बिल्कुल भी हो गया। चलो टॉपिक लिखें आज का, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी एनएलएम में तुमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से सीख ली तुमने अप्लाई करना, तो बहुत सारे लंबे लंबे जो कैलकुलेशन होते हैं उनके बहुत ही शॉर्ट कर देता है एनर्जी मेथड। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान सुने, 2-3 क्लास तक यही टॉपिक चलते रहेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी हम लोग इनिशियल वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करने वाले हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम को शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे WET। क्या बोलेंगे बेटा? WET क्या बोलेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? WET। ठीक है। अच्छा, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम मतलब कोई स्टेटमेंट है, वो हर किसी के लिए वैलिड होती है ना, ऐसा कुछ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, साथ में लिखेंगे बेटा, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस work done by all the forces is equals to the change in kinetic energy work of the body। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसी बात को मैथमेटिकली अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में? वर्क डन बाई ऑल द, लिखूंगा मैंने, वर्क डन बाई ऑल मतलब क्या हुआ? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई ऑफ द बॉडी। ऑल गुड बेटा। इसी बात को और क्या लिख सकते हैं? के ई एफ माइनस के ई आई बोल सकते हैं। तो इस बॉक्स को और इंक्रीज कर लेते हैं अपन। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोला? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। अगर हम देखें ऑल द फोर्सेस में है कौन कौन से फोर्सेस, हम अब तक कितने सारे फोर्सेस को देख चुके हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहला फोर्स जो अपन ने देखा है बचपन से, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, यही तो फोर्स अपन लगाते थे, है ना? वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस, मतलब ऑल द फोर्सेस मतलब इसके द्वारा वर्क डन, कोई और फोर्स है तो उनके द्वारा वर्क डन, कोई और फोर्सेस है तो उनके द्वारा वर्क डन। अगर उन सारे फोर्सेस को कैटेगरी में मतलब 3 डब्बों में बांटेंगे तो एक कैटेगरी आएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। दूसरा कैटेगरी आएगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और तीसरी कैटेगरी आएगी वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। मेजरली ये इन्हीं तीनों फोर्सेस के वजह से जो वर्क डन किए जाएंगे बॉडी पर, वो होगा उस बॉडी में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के बदलाव के बराबर आएगा। यानी इन फोर्सेस के वजह से बॉडी में जो काम किया जाएगा, उनके वजह से बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आएगा, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसको अगर हम और एक्सपेंड करें तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स,
वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्स वर्क डन का इक्वल टू डेल्टा के ई। अगर हम ये देखें बेटा कि ये जो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस हम बोल रहे हैं, इनमें कौन कौन से आएगा, अगर हम देखें इन तीनों में से इनमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। सबसे एक्सटर्नल फोर्स, एक तो अपन हाथ से कोई फोर्स लगा रहे हैं, बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, या एक फोर्स ऐसा भी होता है नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आ सकता है क्या? नॉर्मल फोर्स कोई बाहर का, हाँ ना यार, कोई एक सरफेस उसको प्रोवाइड करेगा। टेंशन फोर्स कोई एक एक्सटर्नल रस्सी है, जो रोप है, वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए एफ एक्सटर्नल में अपन बाहर से कोई सप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि मान लो मस्कुलर फोर्स या कोई और फोर्स नहीं सप्लाई कर रहे हैं। तो इन जनरल क्वेश्चंस में इसलिए यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ ताकि अगर वो वैसा फोर्स आ जाए तो उसको डायरेक्टली आप इसमें रख लेंगे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में, यानी एक्सटर्नल फोर्स में कौन कौन से फोर्स आएंगे? सबसे पहला है नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? नॉर्मल फोर्स। दूसरा टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें कौन कौन से फोर्स आएंगे? कंजर्वेटिव में कौन कौन से आएंगे बेटा? स्प्रिंग फोर्स, वेरी नाइस, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी हाँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सर इसमें नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन से फोर्स आएंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स। यहां पे देखो, विस्कस फोर्स तो फ्लूइड में आएगा, इसलिए फ्रिक्शन सबसे ज्यादा अभी सामने आपके साथ क्या आएंगे? फ्रिक्शन फोर्स। दूसरे नंबर पे आएंगे एयर रेजिस्टेंस। क्या आएगा? एयर रेजिस्टेंस। ये भी तो एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स। और अच्छा, एक और भी आता है ड्रैग फोर्स। वो बातें अपन ने लिख रखे हैं नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स में, ठीक है बेटा। ऑल दिस टाइप। अच्छा, इन सारे को अपन बोलते हैं रेजिस्टिव नेचर का फोर्स। रेजिस्टिव नेचर के फोर्सेस को अपन क्या बोलेंगे? नटूरे। रेजिस्टिव नटूरे वाले फोर्सेस को क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बात समझ में आई बेटा? यही सारे फोर्सेस हैं जिनके द्वारा वर्क डन आपके सामने आने वाले हैं। इन्हीं सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन आपके सामने आने वाले हैं। आप इन तीनों कैटेगरी में उन सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन को रख सकेंगे जब भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना होगा। बात समझ आई? अगर किसी जगह पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा तब उसके बदले में यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। उसके द्वारा अब वो फोर्स ही नहीं तो वर्क डन नहीं आएगा। कहीं पे कंजर्वेटिव नहीं रहेगा तो उसके वजह से जीरो। कहीं पर नॉन कंजर्वेटिव्स नहीं रहेंगे तो उसके वजह से जीरो। कहीं पर तीनों रहेंगे तो तीनों के वजह से लिखेंगे अपन। यहां तक क्लियर है क्या? बहुत ही बेसिक अपन ने क्या बात किया बेटा आज के टॉपिक का? वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने सारे फोर्सेस पॉसिबल हैं किसी बॉडी पर लगने वाले, वो सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन जो है वो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में बदलाव के बराबर होगा। बात समझ आए क्या? उसी को मैथमेटिकली अपन ने क्या लिखा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के ई विच इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। ऑल गुड? ओके, इसको एक्सपैंड करके अपन ने लिखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इस ऑल फोर्सेस को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया अपन ने। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ऑल गुड? अच्छा, इन एफ एक्सटर्नल में कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो बाहर से कोई एफ भी आ सकता है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एफ है ना, कोई भी अपन ने लगाया। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इसमें कंजर्वेटिव में आएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग, ये तीनों अभी आपको दिखेंगे। विस्कस फोर्स बाद में आएगा। ऐसा ठीक है? क्लियर? हाँ जी, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते, देखेंगे अब आगे एग्जांपल्स में, अभी फिलहाल इतना। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? बोलेंगे? क्या और कोई एग्जांपल पता है क्या? बोल लो, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ चलो,
इतना लिखा क्या? ऑल क्लियर? क्लियर? ओके, बढ़े आगे। छाप लिया, इत्मीनान हो। बस अब थियोरेटिकली इतना ही है। अब क्वेश्चन के वाइज अपन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइम पे, अलग अलग, ठीक है? कोई दिक्कत तो पूछो बेटा जल्दी से। ओके, क्वेश्चन करेंगे। लिखें, ए बॉडी ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ, साथ साथ लिखेंगे, मास m is dropped from height h, mass m, height h, its speed is root over gh when it reached to the ground. Work done by air resistance. क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? सवाल ये है आपसे, सवाल आपसे ये है कि एक क्या है, बॉडी है, क्या है बेटा, उसकी मास यम कुछ होगी, वो उसको ड्रॉप किया गया, क्या किया गया, ड्रॉप करने के बाद वो कहाँ आएंगे, ग्राउंड आएंगे। ग्राउंड पर जब वो हिट कर रहा है या रीच कर रहा है, उस वक्त की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, रूट जी एच, इतनी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी इतनी दे रखी है ना? ऑल गुड। आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब यहां पर ये जब नीचे आएंगे, बॉल जब नीचे आ रहा होगा ऐसे, या तो है फिजिकली बॉल, ये नीचे बॉल ऐसे आएंगे, तो इस दौरान एयर रेजिस्टेंस कैसे लगेगा, नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ। वो हवा को हम वाइट कलर से बनाते हैं, तो बॉल को हवा जो है ना, ऊपर लग रहा होगा, कौन, एयर रेजिस्टेंस। उसके द्वारा वर्क डन कितना किया जा रहा है, ठीक है, वैल्यू निकालो ना भाई, अपोजिट। अगर क्या वही लगाना है इसलिए तो करो, कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ। और कोई सुनो, अच्छा सिंपल, अब कोई बच्चा ऐसे वर्क डन थ्योरम अगर नहीं पता होगा तो क्या करेगा, सर आपने वर्क डन पूछा है, सुनना बहुत ध्यान से, है ना, सुनना ध्यान से, कि सर आपने पूछा है वर्क डन। हमने तो बचपन में ये पढ़ा है कि F इंटू एस या एफ एस कॉस थीटा होता है। फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। तो यहां वैल्यू वर्क डन की आनी चाहिए -F इंटू एस, है ना। लेकिन S तो चलो पता भी है कि H हाइट से नीचे आया होगा, H तो पता है, सॉरी S तो पता है, क्या फोर्स पता है क्या भाई? एयर रेजिस्टेंस बोल रहा है, इसलिए मतलब
डे वन से बता रहा हूं कि वर्क डन में वर्क डन हम स्पेसिफिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालते हैं, उस पर्टिकुलर फोर्स के वजह से वर्क डन कितना। अरे ग्रेविटेशनल के द्वारा वर्क डन अलग आएगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अलग आएगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से अलग आएगा, तो पर्टिकुलर फोर्स के वजह से ना वर्क डन हम निकाल रहे हैं, है ना। तो अपन कौन सा चाह रहे हैं, अपन वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा है हमें पता ही नहीं है, पता है क्या। लाइक तुम यहां से दिल्ली जाओगे, सुनो ध्यान से, लाइक तुम यहां से दिल्ली जाओगे, है ना, दिल्ली जाओगे, अगर तुम्हें कोई तुम प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, है ना, ट्रक में, तुम्हें फेयर मिलेगा 50,000, कितना मिलेगा। अगर कोई भी रोड टैक्स नहीं है, कोई पुलिस वाले को कमीशन नहीं दे रहे हो, कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं वसूली भाई को कुछ नहीं दे रहे हो बीच में, तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें कितना बचेगा, तो बोलो 50,000। रास्ते में टैक्स दे रहे हो लेट से 5,000 का, कितना फायदा हुआ तुम्हें, 45। चलो 20,000 का डीजल भी या खर्च हो गए तुम्हारे, है ना, कितने बचे 25। अब पुलिस वाले भी कमीशन लेते हैं या कोई और वसूली भाई, है ना, रास्ते में, वो तुम्हें पहले से पता है क्या कितनी बार आएंगे, हो सकता है 2 बार आ सकते हैं, 4 बार, या नहीं भी आ सकते हैं, है कि नहीं। अरे बोलो भाई। तो वैसे ही एयर रेजिस्टेंस है, हमको एयर रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं कि कितना फोर्स है। हाँ है, रास्ते में है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रोकेगा और हमसे पैसे मांगेंगे, लेकिन कितना मांगेंगे नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे, हम जाएंगे, सारे खर्चे हमें पता है, डीजल का इतना दिया, टोल टैक्स फिक्स होता है, वो हमने निकाल लिया, लास्ट में देखें पॉकेट में कितना बचा, बाकी जो गया वो कहाँ गया होगा, वो वसूली भाई ने लिया होगा। अरे बोलो यार। तो वैसे ही यहां पे निकालेंगे। क्या मुझे फोर्स पता है, क्या मुझे फोर्स पता है, क्या मुझे फोर्स पता है, नहीं पता है, तो क्या वर्क डन ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चों की, सर वर्क डन तो हमने ये पढ़ा, इसमें मुझे एस पता है, कॉस थीटा पता है, एफ ही नहीं पता, तो हम निकालेंगे कैसे। ऐसे मेथड से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि फोर्स ही नहीं पता है। ऑल गुड। यहां पे जिसने समझ लिया उसके लिए आसान है, वरना परेशान होते रहना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। बताओ, अब मेरे पास एक टेक्निक मिला मुझे, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, ये वही टेक्निक है कि तुम्हें जो पता है उनको देख लो। टोटल कितना लिया था 50,000, तुमने डीजल ले लिए 20,000 के, बचे तुम्हें 30, 5,000 के दिए टैक्स, बचे 25, अब तुम्हें लास्ट में जाके 15,000 बचे, तो कितना तुमने वसूली भाई को दिया, 10,000 दिया होगा, है ना टोटल। तो वैसे यहां पर देखो हमने क्या पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम, हम यहां अप्लाई करेंगे, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए इतना इज्जत दे रहा हूं, वरना डायरेक्टली लिखेंगे। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के ई, डेल्टा के ई। अरे बोलो यार, बोलो ना भाई। ओके सर, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्सेस है, तो तीनों लिखो, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई। व्हाट इज डेल्टा के ई बेटा, के ई एफ माइनस के ई आई। यहां तक क्लियर है। अरे बोलो यार, बोलेंगे भाई। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सा आएगा, चलो सबसे पहले इसको जो तुम्हें पता है वो बताओ। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन बाई ग्रेविटी, यही तो बहुत पहले पढ़े हैं, अभी तो सबसे ज्यादा यही पढ़े हैं, वर्क डन बाई। अच्छा, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव में कौन आएगा, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, यही तो निकालना है। अच्छा, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, तुमने ड्रॉप किया है, थ्रो थोड़ी किया है, कोई फोर्स तुम लगा रहे हो थ्रू आउट द, लेके जा रहे हो क्या, नहीं, तुमने क्या किया, ड्रॉप किया। रास्ते में कोई और एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, एक ग्रेविटी लग रहा है, एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, और कोई फोर्स है क्या, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के ई। अच्छा,
के ई, के एफ और के आई क्या है? के एफ, व्हाट इज के एफ? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. वेरी नाइस. व्हाट इज यू स्क्वायर? एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. तो यहां पे क्या इसी के बराबर हो जाएगा? ये तो 0 है, तो हाफ एम वी स्क्वायर. समझ में आया? इसके बदले वर्क डन कितना है वो पता है क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी. हाँ, ये अपन बचपन में निकाल चुके हैं. कैसे सर? कोई भी ब्लॉक होता था, अगर h हाइट से रेज नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन फोर्स भी नीचे, अरे बोलो यार, और हाइट भी s भी नीचे, तो पॉजिटिव में कितना? mgh के बराबर. ये समझ में आएगा बेटा? नहीं आया? जल्दी बोलो. फोर्स ग्रेविटी है ना, तो mgh के बराबर. तो इसके बदले कितना लिखूंगा? सेम वही कर रहे हैं. मैंने बोला ना, एनालॉजी बहुत अच्छा निकल के आया है कि जितना पता है सबको लिखते जाओ. टेक्स्ट कितना था? mgh. तो क्या लिखा मैंने? mgh प्लस वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ. m कितना है? m है. v स्क्वायर के बदले कितना आ जाएगा? gh आ जाएगा ना v स्क्वायर के जगह, है ना. अब फाइनली बताइए कितना आया? तो यहां से आ जाएगा वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू mgh बाई 2 माइनस mgh विच इज इक्वल टू माइनस mgh बाई 2. नहीं आए तुम्हें? 1 रुपया माइनस में है, आधा रुपये प्लस में है, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? माइनस में आधा रुपये. नहीं आया तुम्हें? अच्छे से जिसको समझ में आ गया, आगे आने वाले क्वेश्चंस में तुम अच्छे से अप्लाई करोगे. बहुत अच्छे से समझो. एक तो ये इसको देखो वापस से एक बार बेटा, बहुत अच्छे से इसको देखो एक बार. देखेंगे सब लोग. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. जिस पे वर्क डन हो रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आएगा, उसके बराबर क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के बराबर. उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा हमने, तुम्हारे लिए आसान कर दिया कि ऑल द कितना बार बोलते रहोगे, ऑल में क्या क्या है. तो हमने कैटेगरी में डब्बे में बांट दिया कि इसमें ये रखना, इसमें ये रखना, इसमें ये रखना. उनको फोर्सेस को भी बता दिया कि मेजरली तुम्हारे सामने ये फोर्सेस आएंगे. बात समझ में बेटा? तो अपन ऐसे फॉर्म में लिखेंगे. ठीक, तो आप इसको भी डब्बे में ही डाल लेना. तो फाइनली ऑल द फोर्सेस ना लिखकर ऐसे भी तुम लिख सकते हो. तो आपको ये पता चल गया. अब एक क्वेश्चन अपन ने लिया, यहां तक समझ आया? वर्क डन बाय WET समझ में आ गया. अब अपन ने एक क्वेश्चन लिया कि एक ब्लॉक है, एक बॉडी है m मास का, उसको ड्रॉप किया गया है. कहां से? h हाइट से ड्रॉप किया गया. तो इनिशियल रफ्तार कितनी होगी बेटा? 0. फिर h हाइट से रेज किया गया. क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि अच्छा एक बात, तो h हाइट से रेज किया गया. कोई यहां पे सवाल नहीं किया, मैं बता रहा हूं. अगर u 0 है और h हाइट से रेज हुआ है और बोल रहा है कि जब वो ग्राउंड को रीच करा उस वक्त वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए थी? √2gh होनी चाहिए थी. क्यों? मतलब बचपन में पढ़ाया तुम्हें, इसलिए. बचपन में नहीं पढ़ाया तुम्हें मैंने कि यहां से यहां h हाइट से नीचे लाओगे तो स्पीड कितनी होगी यहां पे? √2gh. अभी थोड़ा देर पहले बोला था तुमने. तो ये होनी चाहिए थे, लेकिन है क्या इतनी? वो कहां गया? हाँ, उसने स्पीड घटा दी होगी. नहीं आया तुम्हें? नहीं आया तुम्हें? आ गया सर. देखो, तो क्वेश्चन बोला कि नहीं, जो तुम्हें बचपन से पता है, तो तुमने क्या माना था वहां पे डेरिवेशन में? तुमने मोशन अंडर ग्रेविटी में किसको इग्नोर करा था? एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करा था. अब पिक्चर में एयर रेजिस्टेंस आ गए. तुम रास्ते में चलने से पहले थोड़ी ना तय करते हो कि 10 वसूली भाई आएंगे, है ना. तुम सोचते कि नहीं आए तो अच्छा है, पैसे बच जाएंगे, लेकिन रास्ते में आ गए. अब तो उसके वजह से क्वेश्चन में बोला कि भाई वेलोसिटी यानी स्पीड इतनी रह जाती है. कितनी? √gh. तो इनिशियल u 0 और फाइनली ये था. तो हमें पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा उसके बदले? 0. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में तो स्प्रिंग फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं. क्या स्प्रिंग लगा है क्या यहाँ पर? तो वो भी लिखना जरूरी है क्या? नहीं लिखना है. वर्क डन जो वहां पे रहेंगे उसके बदले वो, मैंने इस कैटेगरी में जितने लोग आएंगे उसको लिखना है. अगर ऐसा कोई कंडीशन होगा जहां पे दोनों आएंगे आगे चलकर, तो वहां पे दोनों को लिखेंगे. अभी क्या स्प्रिंग है क्या लगा हुआ? नहीं है स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के बदले कितने आएंगे? 0. सिर्फ ग्रेविटेशनल वाला
वर्क डन है तो अपन ने वो लिखा, मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी की वजह से कंजर्वेटिव फोर्स में, तो उसको लिख दिया। कितना आता है अपन को पता है पहले से, mgh। एयर रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता था, वही निकालना था उसके द्वारा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इनिशियली कुछ होता तो उसको रखते, इनिशियली कुछ नहीं है तो अपन ने जीरो रखा है, ऑल गुड, बस वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। बात समझ में आई क्या? छापेंगे इसको फटाफट, बढ़िया छापो एकदम अच्छे से। यहां तक हो गया, थियोरेटिकली और अंडरस्टैंडिंग वाइज इतना ही है, ये समझ गए, बाकी क्वेश्चंस करेंगे अपन। लिखा, जिनका हो गया क्वेश्चन लिखेंगे, कार ऑफ मास 4m is moving with a car of mass 4m, a कार कार लाल कार, हाँ अब समझ आया, a car of mass 4m, a car of mass 4m is moving with speed v, is moving with speed v, ये लिख लिया क्या सबने? चलो लिखता हूं मैं, a car of mass 4m is moving with speed v, a car of mass 4m is moving with speed v, and a cycle of mass m with speed 2v, कार है उसकी स्पीड है v, मास है 4m, साइकिल है उसकी मास है m और स्पीड है 2v। फाइन अच्छा, both comes to stop, both comes to stop, है ना, दोनों क्या है, रुक जाती हैं, इतने स्पीड चल रहे हैं तो रुक जाते हैं। फाइन वर्क डन बाई, या फाइन रेशियो ऑफ वर्क डन बाई द कार एंड वर्क डन बाई द साइकिल। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइन वर्क डन बाई द कार, वर्क डन बाई द कार एंड वर्क डन बाई द साइकिल।
बोथ कम्स टू स्टॉप मतलब कैसे हुआ होगा? हाँ, ब्रेक लगाकर, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ब्रैकेट में लिख लो आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। अच्छा, पैर लगाकर कार से बाहर कैसे निकालोगे पैर? हाँ, पैर लगाकर नहीं निकाल सकते, नहीं रोकना है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। ऐसा करने के लिए कार को कितना काम करना पड़ेगा, है ना? रोकने के लिए, चलो और क्लियर कर देता हूँ, रोकने के लिए कार को कितना काम करना पड़ेगा और साइकिल को कितना काम करना पड़ेगा? जी बोलिए बेटा। वेरी नाइस, 1:1 आंसर आ चुका है, 1:1। लगाओ जल्दी से, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए फटाफट। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के बारे में और एक जानकारी मिलेगी। 1:1, ठीक है। और किसी का आया 1:1? गुड। जिनका आगे एक और क्वेश्चन इसी में लिखो। इफ द कार ट्रेवल्स, लिखेंगे if the car travels double the distance, B में if the car travels double the speed, double the distance, then cycle then compare braking force of the car and cycle। जी तो पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। देखो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने से पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार या साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई। यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा, मैं ये किसके लिए लिख रहा हूँ? लेट्स से कार के लिए लिख रहा हूँ। चलो मैं कार के लिए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या लिखोगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? हमने कुछ बोला ही नहीं है। जब मैं एयर रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूं, मतलब कार के आगे एयर रेजिस्टेंस लगेगा लेकिन मैं नहीं बोल रहा, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की बात नहीं। आप क्या मानेंगे कि नो एयर रेजिस्टेंस। जब लगे, जब मैं बोल रहा हूं तब मानो, जब मैं कह रहा हूं नहीं है तो एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना है ना। और फ्रिक्शन के बारे में भी अभी बात नहीं कर रहे हैं हम कि टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा।
आगे चलकर हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ना एयर रेजिस्टेंस है ना फ्रिक्शन है, कुछ भी है ना। सिर्फ मतलब ब्रेक, वो जो ब्रेक जब लगाओगे वो तो उसी में आ जाएगा ना, कार के इंजन को कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितना काम करना पड़ा होगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या कह सकते हो? कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग है? क्या ग्रेविटेशन वाला है? तो ग्रेविटेशन वाला है भी अगर, तो वो उसको नीचे ले जाएगा या ऊपर लेके जाएगा? रोकने में तो काम नहीं आ रहा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी। अच्छा, अब एफ एक्सटर्नल वाला फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, और क्लैरिटी मिल रहा है एफ एक्सटर्नल के। अभी जो कार का इंजन ब्रेक लगा रहे हो वो उसको हम क्या किस में रख ले हैं, तो पूरी की पूरी वर्क डन बाई कार लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई कार इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? 0 माइनस हाफ यम। यम कितना बेटा? यम 4 यम है। 4 कितना है? 4 यम है इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कितना है? वी ही है तो वी स्क्वायर। ऑल गुड। तो यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ 2 यम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब वर्क डन बाई साइकिल लिखो। वर्क डन बाई साइकिल लिखेंगे। साइकिल के लिए लिखेंगे वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इक्वल। अच्छा, अभी मैं तीनों लिख रहा हूं बार बार, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन तक लिखूंगा, बाद में ऐसे सोच लेंगे जो नहीं है उसको लिखेंगे नहीं, है ना। तो वर्क डन बाई दैट इज इक्वल टू डेल्टा के ई कैंसिल। इसके बदले क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई साइकिल विच इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ यम कितना है और v कितना है? 2v का होल स्क्वायर। ऑल गुड। तो कितना है? दोनों में सेम है तो 1:1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। रेशियो पूछेंगे 1:1, कंपेयर करने के लिए पूछेंगे तब भी 1:1, है ना, या सेम बोल देंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं? वर्क डन बाई कार, सॉरी, इफ द कार ट्रेवल्स डबल द डिस्प्लेसमेंट, डबल द डिस्टेंस देन द साइकिल, देन कंपेयर द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द कार एंड साइकिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एनालाइज करो बस। हमने जो ये निकाला बेटा वर्क डन बाय कार निकाला ना, हमें ब्रेकिंग फोर्स, कौन से फोर्स के वजह से ये वर्क डन है? वही ब्रेकिंग फोर्स ही के वजह से तो है वर्क डन। हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं क्या? वर्क डन बाय कार या फिर साइकिल, अभी कार के लिए बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय कार इक्वल्स टू डेल्टा के ई, यही आया ना अपने पास। तो वर्क डन बाय कार में है क्या? अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला में क्या क्या आता है? F इंटू एस इक्वल्स टू, पहले साइकिल लिख लो ताकि वो डबल करेंगे बाद में, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो साइकिल के लिए भी वही आएगा, बोलो भाई। तो वर्क डन बाय साइकिल में ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द साइकिल, ब्रेकिंग फोर्स ऑफ द साइकिल इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय द साइकिल इक्वल्स टू कितना आया था? माइनस ऑफ 2mv स्क्वायर। यही है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए, इसको अभी डेल्टा के ही लिखो, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एक वैल्यू कांस्टेंट ही है ना वो, तो डेल्टा के ही लिख देते हैं। अब मुझे बताइए कि ब्रेकिंग फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? वेरी नाइस, बोलो। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे बोल सकते हैं, देखो, इक्वल्स टू डेल्टा के ई बाई एस, ऐसे बोल सकते हैं क्या?
अब मैं ऐसा बोल सकता हूं इसी चीज को कि बेटा ऐसा कह दो तो कोई दिक्कत है क्या, और ये है क्या, ऑल गुड। अच्छा, जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसकी ब्रेकिंग फोर्स कम, है ना। किसका ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, कौन ज्यादा कर रहा है, कार, तो ब्रेकिंग फोर्स किसमें है, साइकिल, ठीक है। तो कंपेयर, अच्छा अब कितने गुना से ज्यादा है, डबल, तो कितने से कम होगा, डबल से कम मतलब हाफ। तो ब्रेकिंग फोर्स ऑफ साइकिल एंड ब्रेकिंग फोर्स ऑफ कार के बीच में रिलेशन बताओ, यही पूछा आपसे कि कंपेयर या फिर रिलेशन बिटवीन ब्रेकिंग फोर्स ऑफ कार। ये समझ में आया क्या, ब्रेकिंग वर्क डन बाय साइकिल या वर्क डन बाय कार इक्वल्स टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। किसी का भी वर्क डन, साइकिल का या फिर कार का, किस पर डिपेंड कर रहा है, इन फोर्स के हिसाब से लिखेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जो ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है उसकी ब्रेकिंग फोर्स कम, है ना। तो ब्रेकिंग फोर्स ऑफ कार इक्वल्स टू हाफ ऑफ, बोल सकता हूं ब्रेकिंग फोर्स ऑफ साइकिल, है ना जी। ऑल गुड, लिखें फटाफट, कहां से, चलो इसको मैं मिटाता हूं, अगले पेज में लिखता हूं, शायद इसकी वजह से तुम लोग को नहीं आ रहा फील। यहां तक क्लियर है। चलो मैं इसको बी वाले पोर्शन के लिए बेटा मैं लिख रहा हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, है ना। ये लाए ना अपन ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यही दोनों लाए हैं। अब मैं अगर साइकिल के लिए लिखना चाहता हूं तो उसके लिए होगा, तब मैं इस पर्टिकुलर वर्क डन बाय साइकिल के लिए क्या लिखूंगा, मैं वो फोर्स और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, तो ब्रेकिंग फोर्स ऑफ साइकिल इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय द साइकिल इक्वल्स टू डेल्टा के ई। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, जल्दी बोलो बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम तो जल्दी बोलो, बातें नहीं करेंगे, सिंपल अप्रोच है। इतना क्लियर है क्या, अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या कौन सा फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स, इसलिए ब्रेकिंग फोर्स बोल रहे हैं अपन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं कि ब्रेकिंग फोर्स, इधर साइकिल है, यहां पे मैं कार के लिए कंपेयर करूंगा, बार बार ना लिखना पड़े, तो ब्रेकिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, या ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू डेल्टा के ई। डेल्टा के ई दोनों के लिए सेम आया है ना, या फिर अपॉन एस, तो ऐसा बोलता हूं ब्रेकिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई, तो जो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उसकी ब्रेकिंग फोर्स कम होगी, ये तो तय हो चुका। अब जितने टाइम से ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट उतने टाइम से उसकी ब्रेकिंग फोर्स कम होगी। बोलो भाई, ये तो अपन जनरल, अभी साइकिल अगर कुछ भी मत लिखो तो चलेगा, ये अपन ने जनरल निकाला, ये तो किसी के लिए वैलिड है। ब्रेकिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ डिस्प्लेस ज्यादा कौन कर रहा है, कितने टाइम से, तो लीनियर रिलेशन है लेकिन इनवर्स है, लीनियर है लेकिन इनवर्स है। लीनियर में कितना डबल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट डबल कर रहा है, तो ब्रेकिंग फोर्स हाफ हो जाएगा। किसका, तो ब्रेकिंग फोर्स ऑफ कार इक्वल्स टू ब्रेकिंग फोर्स ऑफ साइकिल, किस क्या हो जाएगा, क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या। ये किसी एक का निकाले हैं बेटा, ब्रेकिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उसकी ब्रेकिंग फोर्स कम, ये तो अपन तय कर लिए हैं। अब कितने टाइम से ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, 2 टाइम्स, तो उसी की ब्रेकिंग फोर्स ना, उसकी ब्रेकिंग फोर्स कितने टाइम से कम होगा, हाफ। किससे कंपेयर कर रहा है, कार और साइकिल में कंपेयर कर रहा है। छापो फटाफट, पहले पीछे वाला लिखो, ये हो गया, जल्दी लिखो। सीसी क्यों देना आप, है आप लोगों के पास सब एक ही है क्या, जी गुड। सीसीक्यू नंबर कहां तक पहुंचे थे, 5 निकालेंगे बेटा, सीसीक्यू नंबर 5 निकालेंगे। ये लिखा
इंपॉर्टेंट है ये जनरल आया ब्रेकिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, उल्टा रिलेशन। तो उल्टा है लेकिन लीनियर ही है, इसकी पावर 1 है बेटा, इसकी पावर 1 है, उल्टा है लेकिन लीनियर है, तो डबल हो रहा है तो वो हाफ हो जाएगा। चलो ये हो जाए तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हाँ पीछे, हाँ बताओ। क्यों? अरे भाई गाड़ी दोनों की मास सेम नहीं है, दोनों की मास सेम है क्या? है क्या? हाँ इसी वजह से आ रहा है ना कम ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर सीसीक्यू नंबर 5 वर्क एनर्जी थ्योरम वाला। क्वेश्चन नंबर 1, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन बाय all the forces is equals to change in kinetic energy of the body. Good. Second question, a body is displaced from position A to B. Kinetic energy and potential energies of the body at positions A and B are this much and this much. Okay, find work done. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करने का सारा वैल्यू दे रखा है, आपको अप्लाई करना है बस। सीसीक्यू नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है बेटा कि ए बॉडी है, ए से बी इसको डिस्प्लेस किया गया, पहले ए पर था बाद में इसको बी डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल्स टू 50 जूले और पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू -30 जूले और काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल्स टू -10 जूले और एट बी इक्वल्स टू 20 जूले, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या ऑल फोर्स, उसके बाद फोर्स अदर देन द कंजर्वेटिव फोर्स। जल्दी करेंगे। चलो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसे लिखोगे? WET के तहत वर्क डन बाई F एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई, है ना, ऑल गुड। अब बताया वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, पहला पूछा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या पढ़ा था कल? कल का भी क्लास याद करो। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट यू आई माइनस यू एफ। तो ये तो क्वेश्चन कल की क्लास से सॉल्व है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट, तो कम आ रहा था
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा? तो कितना हो जाएगा? यू आई कितना है? यू आई -30 है, पता है ना? और व्हाट इज यू एफ? -20 है ना? तो कितना आ जाएगा? -50 जूले। अच्छा नेक्स्ट, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैं यहां लिख सकता हूं ना, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। सेकंड क्वेश्चन, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये मेरा पहला क्वेश्चन। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल्स टू के, व्हाट इज दिस? दिस इज के एफ माइनस के आई। व्हाट इज के एफ बेटा? -10 माइनस ऑफ +50 which is equals to -60 जूले। आ रहा है क्या तुम्हें समझ? हाँ। वर्क डन बाई सॉरी फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सॉरी वर्क डन बाई फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब वो तीसरा वर्क एनर्जी थ्योरम वाला लगा लो। अरे जितना बचा उसमें टैक्स को निकालना है, ऐसा कुछ। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? बताओ बेटा तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? वर्क डन बाई अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ऐसा लिखेंगे WET के द्वारा ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के ही लिखूं। इसके द्वारा क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई। अच्छा डेल्टा के ई कितना आया है? बात है नहीं? तो बताओ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा तो उसको क्या मानेंगे? कहां गया? अदर देन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना आया है? तो ऐसे लिखते हैं वर्क डन बाई रेस्ट फोर्स। अरे बोलो यार, वर्क डन बाई रेस्ट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? ऐसे लिखूं -60 और ये वाला उधर आएगा माइनस ऑफ कंजर्वेटिव कितना आया है? माइनस ऑफ -50 कितना आया? ऑल गुड, ऑल गुड। देखो ऑल के द्वारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑल में से सिर्फ किसको हटाना है? मतलब ऑल के द्वारा मान लो 50 रुपए था, कंजर्वेटिव के द्वारा कितना था? मान लो 10 रुपए था, उसको हटा दो। सिर्फ वही तो किया मैंने, वो ऑलरेडी माइनस में था, वो अलग बात है। भाई समझ आया कि नहीं आया? बहुत इजी है, अपने ऊपर हावी मत होने दो, नॉर्मल है, बचपन वाला कहानी। क्वेश्चन नंबर 3, अरे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, choose the correct statement or statements. Then when work done by conservative force is positive, potential energy decreases. Work done by conservative force is positive, potential energy decreases. कहां से लिखेंगे? पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू यू आई माइनस यू एफ, है ना? तो यू एफ सॉरी यू आई माइनस यू एफ है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या बोल रहा है यहां पर? जल्दी बोलो। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। देखो उस फॉर्मूले के तहत वो पॉजिटिव है तो एनर्जी, हाँ कौन सा नेगेटिव में? नहीं ये इस क्वेश्चन का थोड़ी ना है, जनरल स्टेटमेंट है ये, तो जनरल सोचो। फर्स्ट स्टेटमेंट जल्दी सोचेंगे, जल्दी से फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे बताओ? नहीं बेटा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स बोला है, कल के क्लास के हिसाब सोचिए। हाँ ठीक। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
ट्रू कौन कह रहा है? क्यों कह रहे हो? हाँ, क्यों क्यों वाई वाई? चेंज इन, हाँ नहीं बेटा, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज द फोर्स वाले चीजें हैं, और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह, ये अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वो फोर्सेस की बात हो रही थी वहां पर, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, हो रही है एनर्जी की बात हो रही है, तो कॉन्सिक्वेंस कैसे होंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी बात करेंगे, ये मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी करेंगे। इफ नो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बड़ी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। कर लो पंचायती इधर ही, सीधा बैठो बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड, if no resistive force acts on a body and internal force acts on it that moves it from position of rest to rest, then work done by actional force will be equal to the change in potential energy of the body. जल्दी बोलो। हाँ रेजिस्टिव फोर्स नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जीरो से वापस जीरो जा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द चेंज। हाँ ना? कैसे? मुझे इस इक्वेशन से लिख के बताओ। हाँ इससे लिख के बताओ सब लोग। देखो क्या हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं तो इसकी कंट्रीब्यूशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, अगले पेज में करता हूँ। देखो बेटा क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, है ना, इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ऑल गुड। अच्छा डेल्टा के ई कितना आएगा एज पर दिस क्वेश्चन? डेल्टा के ई एज पर दिस क्वेश्चन कितना आएगा? किससे पूछूं मैं? इधर से बताएंगे। एज पर दिस क्वेश्चन, अब मैं खड़ा करके पूछूंगा। 7 बताएगा। 7 बताओ बेटा। डेल्टा के ई अगर नहीं बताओगे तो क्लास से बाहर करूंगा। कोई नहीं बताएगा उसको आंसर। डेल्टा के ई एज पर दिस क्वेश्चन कितना आएगा? कैसे जीरो? जीरो कैसे हो सकता है? कुछ भी बोल रहे हो, जल्दी बोलो। अरे भाई देखो क्लास को, क्या बोल रहे हो? उससे तुम जिसने बताया वो गलत करने के लिए बोला। बोलो कैसे होगा, क्या आएगा? सीसीक्यू कहाँ है? भगा दूं क्लास से? सीसीक्यू से बैग भारी हो जाएंगे? सीसीक्यू से बैग भारी हो जाएंगे? नहीं तुम्हें पूछ क्या रहा हूं मैं, सीसीक्यू से तुम्हारे बैग भारी हो जाएंगे तो घर पे रहा करो। मुझे बहुत सारे से मतलब नहीं है। बताओ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। खड़े हो जाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। खड़े ही रहना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? एज पर दिस क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चेंज डेल्टा के ई? खड़े हो जाइए। हाँ कैसे? तो रेस्ट टू रेस्ट है तो क्या होगा? फॉर्मूला के हिसाब से बताइए। सही कह रहे हो आप, आपने सही कहा, बस आखिरी बात बता दो कैसे, क्या रखोगे वैल्यू की जीरो आएंगे? ध्यान दिया करो क्लास में, कि मैं रोज नहीं कर सकता, बीच में आके पूछूंगा। बेटा रेस्ट टू रेस्ट कंडीशन है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डेल्टा के ई की जगह पे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर।
तो वी स्क्वायर भी जीरो और यू स्क्वायर भी जीरो, तो ये जीरो रहेंगे, है ना। ये आपको लास्ट में बताना था। तो खैर सही है तुम्हारा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, तो इसके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो। अब क्या बचा, एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स विच इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा बोल सकते हैं यहां से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू सी इक्वल टू जीरो। तो उसको उधर लेके जाओगे तो माइनस डब्ल्यू सी, और माइनस डेल्टा यू इक्वल टू, कल के क्लास में क्या पढ़ा था, माइनस डब्ल्यू सी। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, तो डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू लिख सकते हो। एंड डेल्टा यू क्या कहलाती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऑल गुड, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 सॉल्व करेंगे। 4 तो हो गया, 4 हो गया, 5 5 6, चलो 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे बेटा। क्या बोला है, इफ स्पीड ऑफ अ कार वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट x एज फॉलोज v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, v स्पीड ऑफ द कार इज गिवन एज एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो यार। Then find work done to increase speed of a car from 1 meter to 3 meter if its mass is 20 kg। मास कितना है, मास कितना है, मास कितना है बेटा। ओके कहाँ से कहाँ स्पीड बढ़ानी है, 1 मीटर पर जब था और फिर 3 मीटर पर जब जाएंगे तो उसका क्या करना है, स्पीड इंक्रीज करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ओके वेरी नाइस। अब बताइए क्या होगा, वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम इतना से इतना कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के ई, डेल्टा के ई। व्हाट इज दैट, के ई हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी वाला कौन सा होगा, एट एक्स इक्वल टू, और यू कौन सा होगा, एट एक्स इक्वल टू 1। ये समझ आया क्या भाई, v कौन सा होगा, बाद वाले जगह पर ना, और पहले वाले जगह पर u। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एंड v, मैं किससे पूछूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपके बगल में, हाँ आपके बगल में सारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u एंड v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस u एंड v। u की वैल्यू 1 एंड v की वैल्यू 3। यूनिट क्या होंगे, तो आज से हमें सारा नया यूनिट बता रही हैं स्पीड का, कि स्पीड इज इन मीटर, स्पीड इन इज मीटर। तो अब बताओ फाइनल आंसर, आंसर चेंज करो, इसलिए मैंने पूछा यूनिट, वो आंसर नहीं है सारा। जी वेरी नाइस, कितना होगा आंसर, हाँ हाँ तो कितना आएगा, निकालो, चलिए निकालो, कोई नहीं बताएगा उसको। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम अपने बारे में रीथिंक करो, क्या करो, रीथिंक करो, क्या करो बेटा सारा, रीथिंक, सोचो। ये क्वेश्चन ऐसे ही बताने चाहिए तुम्हें बिना पेन पेपर चलाए हुए, और अगर आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आपको आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है तो हमारा कुछ नहीं ले रहे हो। आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू,
बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, 3 होगी। मीट यूनिट क्या होगा? यू की यूनिट क्या होगी? चलो तुम बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो M1D का सवाल है। ये तो सवाल M1D का है बेटा। ये सवाल कहाँ का है? M1D का है। कहाँ का सवाल है ये? एक अब कोई बात नहीं करेगा, अब सुनेंगे इधर ध्यान से सारा। हाँ, वेलोसिटी दे रखा है बेटा इन टर्म्स, वेलोसिटी इज वेरिएबल और कांस्टेंट? अरे वेरिएबल और कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी? इससे पहले आपने किस पर डिपेंडेंसी देखी थी? टाइम पर। वेरी नाइस। पहले M1D में टाइम पर था, डिफरेंशिएट करते थे, एक्स को डिफरेंशिएट करते वेलोसिटी आती थी, वेलोसिटी को करते थे एक्सेलेरेशन आता था। लेकिन यहां पर किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ऑल गुड, एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो अच्छा बताओ, अगर v की वैल्यू ऐसे होती, t²/2 होता, ऐसा होता, मैं बोलता एट t=1 एंड एट t=2 व्हाट इज द, दिस इज u, दिस इज v, व्हाट इज दिस वैल्यू? अरे यार, t की वैल्यू एक बार 1 रखो, एक बार t की वैल्यू 2 रखो। जब t की वैल्यू आई, बात समझ में? हाँ, इसलिए रीथिंक करें बेटा आप लोग। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, क्या पेन पेपर चलाने की जरूरत है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? सारा ही बताएगी वापस से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? फिर पेन चला रहे हो, इधर इधर। हाँ हाँ, वेरी नाइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 9, 2 कहां से? कितना? 3 का स्क्वायर 9/2, तो 9.2। अब ये वैल्यू v की वहां रखो और u की वहां रखो, खत्म कहानी, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो वर्क डन कितना आ जाएगा? हाफ m कितना है? 20। v² कितना बेटा? 81/4 माइनस 1/4। सॉल्व करें, 200 जूल। ऑल गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लिखा सबने? 4 मासूम बच्चे हाँ, टू सौ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलो 7 और 8 अभी रखो बाजू में। 9 सॉल्व करो, एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 9 सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है। 9 सॉल्व करेंगे बेटा। 9 में ग्राफ बेस्ड है, ग्राफ के बारे में एक बार बता दूं, उसके बाद पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, 7 8 अभी रखते हैं, जस्ट आगे करेंगे जल्दी। बोला बेस्ड ऑन द ग्राफ बिलो फाइंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक या ऑफ द बॉडी इज 20 जूल। सुनो, ग्राफ दिया हुआ बेटा, देखो इधर ध्यान से। कौन सी ग्राफ दी हुई है? एफएस ग्राफ दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? एफएस की ग्राफ दी हुई है। ये है आपकी 20 और ये है आपकी 2 मीटर है और ये है 20 न्यूटन
है ना। ओके, आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दे रखा के ई आई दे रखा कितना 20 जूले, और के ई एफ आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या पता है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू वर्क डन बाई क्या होता है डेल्टा के ई, है ना। व्हाट इज द डेल्टा के ई, के एफ माइनस के आई। अच्छा, वर्क डन बाई फोर्सेस कैसे निकालोगे, एरिया अंडर ग्राफ, दिस इज, तो यहां पे लिखेंगे नोटे एरिया अंडर एफ एस ग्राफ इज वर्क डन बाय द फोर्स, है ना। तो वर्क डन बाय फोर्स के लिए एरिया निकालोगे, एरिया कितना होगा, एरिया के एफ माइनस 20, एरिया कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इक्वल्स टू, ऑल गुड। तो एक कॉन्सेप्ट और क्या सीखा, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ इज वर्क डन बाई फोर्सेस, ऑल गुड। छापेंगे फटाफट, वो नोटे में लिखना जरूरी है। अब 7th वाला ट्राई करो जल्दी से। 7 वाला ट्राई करो, बहुत ही आसान है, जो मैंने x के टर्म में बताया वही t के टर्म में, यहां पर सेम अप्रोच, u एंड v निकालो और पुट करो, वैल्यू निकालो, कुछ भी अलग नहीं है। सब लोग सॉल्व करेंगे 7th वाला। जी बेटा, आंसर नहीं पता, हाँ अरे हिंट तो दे दिया, u निकालो और v निकालो और डेल्टा के ई निकाल लो तो आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये v जो है x के टर्म में है, उधर v t के टर्म में है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे बेटा बताओ मुझे, वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू डेल्टा के ई लिखा कि नहीं लिखा, उधर भी वही लिखना है, वर्क डन बाई फोर्स जो पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज इक्वल्स टू, चलो बताओ वेलोसिटी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7, 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, ये दे रखा है। अच्छा m कितना दे रखा है, m दे रखा है 100 kg ऑफ द कार या जो भी है। आपको पूछा जा रहा है वर्क डन टू इंक्रीज द स्पीड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 से लेकर 2 तक, t इक्वल टू 0 से लेकर, कोई अंतर नहीं इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा देर रुक सकते। देखो गुड, बताओ यहां का वैल्यू u होगा, कितना आएगा बेटा, 0 रखेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, यहां की वैल्यू v हो जाए, कितनी होगी 8 आ रही है, पक्का है ना, 8 आ रही है। अब आप क्या लिखो, वर्क डन टू रेज द स्पीड फ्रॉम दिस टू दैट इक्वल्स टू डेल्टा के ई, दैट इज इक्वल्स टू हाफ m, बोल सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ इंटू 100 इंटू v स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना है आंसर बताओ। ऑल गुड, सबका है।
क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे अब। 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और 10 से लेकर 12 वाला और 1 to 5 जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन वो प्रैक्टिस सेशन में करेंगे सॉल्व। अभी 9 तक कंप्लीट हो जाएंगे, 8 करो सॉल्व जल्दी से। स्पीड देंगे तभी तो रुकेगा जाकर, वरना रुका हुआ में रुकेगा कैसे। हाँ जी बेटा जी, कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू नहीं दे रही। हाँ दिया है ना, देखो पहले से स्पीड है कितनी है। देखो एक बार कहानी सुनो क्वेश्चन का, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्व कर लो। बोल रहा है क्या, एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इतना, वर्क डन स्टॉपिंग द। देखो ध्यान से, ऐसी कोई कहानी है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5 है ना जी। ऑल गुड। अब मुझे आपसे क्या पूछा जा रहा है, a block of mass 2 kg is moving with speed 10 meter per second. If coefficient of friction is इतना, find work done in stopping the block by friction, है ना, फ्रिक्शन ही रोक रहा है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू, इसको लगाओ सॉल्व होंगे। कितना आ रहा है, -100। ठीक, देख आंसर नहीं पता, सॉल्व करेंगे तुम्हारे साथ साथ ही, जल्दी सॉल्व करेंगे। एक बच्चे का आ रहा है -100, एक बच्चे का आ रहा है 10। ठीक, ओके ओके, करो अप्लाई। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया ना तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, तो बातें करने के लिए टाइम है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे जल्दी। टाइम इसलिए दिया था
कि एक बात करनी थी जो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले की थी, उसी बात से कंक्लूड करेंगे, इसलिए मैंने समय दिया था, तुम लेकिन बात कर रहे हो। बात ये बोला था बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम, आपके जितने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस थे जो बहुत लेंदी कैलकुलेशंस थे, अभी मैं करके दिखाऊंगा इसलिए मैंने टाइम दिया था कि उस मेथड से भी सोचो। उन मेथड्स को एक एक लाइन में सॉल्व कर देता है, वो तुम्हारे 4-5 लाइन 10 लाइन की कैलकुलेशन को 1-2 लाइन में ही सॉल्व कर देंगे। बहुत सुनो ध्यान से। हाँ, आंसर 100 ही आएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला मुझे बताना। 8 है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, बस इसी भी क्लास खत्म करेंगे। कंक्लूड कर रहा हूं मैं, जो स्टेटमेंट पहले दिया था कि चीजों को बहुत आसान करते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही यहाँ पे ऑल द फोर्सेस में कौन से फोर्स है? सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, वही रोक रहा है, बाकी तो काम का है नहीं। तो मैं बोल सकता हूं हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर? 0 एंड हाफ इंटू 2 मास है इंटू माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाए? है ना, बेसिकली ऐसा। यहाँ पे कंफ्यूजन देखो, जब भी हो तो ऐसा लिख लो 0 माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसा है ना ये। ऑल गुड, ऑल गुड। तो कितना आ जाएगा? तो अगर हम देखें, ये तो आंसर आया था माइनस में, लेकिन हम अगर फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन बोलेंगे तो डायरेक्टली 100 बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जी? क्या u की वैल्यू -10 है? अगर u की वैल्यू -10 है, अगर तुम कह रहे हो, तब मैं करूंगा -10 का होल स्क्वायर। क्या ये माइनस u का है या फॉर्मूले का है? बात समझ में आ रहा है? वैसे मैं उसके आगे जाकर बोल ही दिया ना आपको कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है और फोर्स, इसलिए माइनस आया है। बट अगर हम बोलें उसके तरफ, काम तो उसको कितना करना पड़ा? 100 जूल के बराबर। ऑल गुड बेटा। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, इसी को अगर नॉर्मल मेथड जो आपको पहले एनएलएम में पता था, क्या एनएलएम के मेथड से वर्क डन निकालना आता है आपको? वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, है ना? ये है WET मेथड और ये एनएलएम मेथड। तो एनएलएम के हिसाब से अगर हम सोचें या प्रीवियस मेथड के हिसाब से सोचें, वर्क डन क्या आता है अपने को? एफ एस कॉस थीटा, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हियर? 1 और -1? -1। वेरी नाइस बेटा, ये -1। तो मेरे को वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए? माइनस ऑफ एफ इंटू एस। एफ अगर निकाल लेते हैं, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। तो अपने को यहां से एफ निकालना पड़ेगा, फिर एस निकालना पड़ेगा। एफ कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? 0.5 इंटू एन कितना बेटा? mg। कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन का क्या आ गया? फ्रिक्शन फोर्स आ गया। यही फोर्स की वजह से वर्क डन पूछा जा रहा है ना। अच्छा, एस निकालना आता है क्या? एस कहां से निकालोगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से एस निकाल सकते हो। बोलो भाई। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से आप s निकाल सकते हो। अच्छा, पहले a भी निकालना पड़ेगा। अब चलो, अब a निकालना पड़ेगा। a कैसे निकालेंगे? चलाने वाला। चलाने वाला कौन सा है? म्यू इंटू एन। चलो ठीक है, 10। चलाने वाला। रोकने वाला कोई भी नहीं, सिर्फ वेलोसिटी है इसके पास। एक्सटर्नल फोर्स चलाने वाला अपॉन कितना आया? ये एक्सेलेरेशन आया। अब वेलोसिटी इक्वल्स टू 2as, तो s इक्वल्स टू v स्क्वायर कितना? 0। तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। तो ये भी माइनस में a, क्योंकि ये रेसिस्टिव फोर्स है ना, ऐसे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 5, तो कितना आ गया? 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया? तो वर्क डन कितना होगा? माइनस ऑफ एफ इंटू एस माइनस ऑफ 10 इंटू 10, मतलब माइनस। यही मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था कि अपन को कितना काम करना पड़ा? फोर्स निकालना पड़ा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ा,
डिस्प्लेसमेंट निकाले, फिर अपन ने वर्क डन निकाला। ठीक है, यहाँ से देखो एक। ऑल गुड, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। उसमें प्रैक्टिस सेशन में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस सेशन में अपन करेंगे 1 से लेकर 5 तक। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना ये, 1 से लेकर 5 तक और 10, 11, 12 जी, वो आके ही डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब धीरे धीरे अपने माइंडसेट को इस मेथड की तरफ लेके जाना है ताकि अपन का टाइम सेव हो सके, है ना। वो तो अपन को आता ही है ये बेसिक मेथड, अब उस पे जाएंगे अपन धीरे धीरे। ठीक है, थैंक यू सो मच।